नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आज रूस में ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट की 45 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान आज संभव। झारखंड चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। राजद ने 6 सीट पर उतारे अपने उम्मीदवार। मौसम की खबरों में ओडिशा बंगाल के तटीय जिलों में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर गंभीर चेतावनी। आज से दोनों राज्यों के 23 जिलों के स्कूल बंद, अनेक ट्रेनें रद्द। और खेल की खबरों में भारत और जर्मनी के बीच हॉकी सीरीज का पहला मैच आज। ओलंपिक सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेगा भारत। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे के दूसरे दिन कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियां, पहलों और प्रतिबद्धताओं में भाग लिया गया है। शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा। पिछले साल जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन होगा। और वहीं लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज द्विपक्षीय बैठक होगी। ये मुलाकात कई मायनों में खास साबित हो सकती है। भारत और चीन के बीच लगभग 4 साल से जारी गतिरोध पर अब विराम लगता नजर आ सकता है। दोनों देशों ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौता किया है। समझौते के बाद भारतीय सैनिक अब उन स्थानों पर पेट्रोलिंग करेंगे जहां वो 2020 तक पेट्रोलिंग करते आ रहे थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच इस मुलाकात के दौरान और भी कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी इस पहली सूची में कुल 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनावों में जीतकर सांसद बने रविंद्र वायकर की पत्नी को शिवसेना ने जोगेश्वरी पूर्व से चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने माहिम सीट से सदानंद शंकर को अपना उम्मीदवार बनाया। महायुति के खेमे से ये दूसरी सूची है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 99 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मंगलवार को पहले दिन कुल 58 नामांकन दाखिल किए गए। महायुति की तरफ से 288 में से 144 सीटों पर उम्मीदवार अभी तक तय हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 45 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई के माहिम से चुनाव लड़ेंगे। मनसे प्रवक्ता और पूर्व पार्षद संदीप देशपांडे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे। ये एमएनएस की दूसरी सूची है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रहा गतिरोध अब खत्म होता नजर आ रहा है।
कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने दिल्ली से लौटकर एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव के साथ उनकी बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। इसके बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। थोरात ने संवाददाताओं से कहा कि महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं है। आज महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला आ सकता है। साथ ही कांग्रेस आज अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांगेय सीट से चुनाव लड़ेंगी। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से आलोक सोरेन चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिट्टीपाड़ा से अपने सिटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी को टिकट काटकर उनकी जगह हेमलाल मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बोरियो विधानसभा सीट से धनंजय सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी है। राजद ने देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव और कोडरमा से सुभाष यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं रश्मि प्रकाश चतरा से, नरेश प्रसाद सिंह विश्रामपुर से और संजय कुमार सिंह यादव हुसैनाबाद से उम्मीदवार होंगे। आगे बढ़ते हुए अब बात मौसम से जुड़ी खबरों की। बंगाल की खाड़ी में आ रहे गंभीर चक्रवाती तूफान दाना के कारण बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दाना ओडिशा तट के भीतरकनिका और धमरा के बीच दस्तक देगा। इससे निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं ओडिशा में 14 तटीय जिलों में आज से स्कूल बंद रहेंगे, तो वहीं पश्चिम बंगाल के 9 तटीय जिलों में स्कूलों को आज से बंद रखा गया है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली 150 से ज्यादा ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। भारतीय तटरक्षक बल हाई अलर्ट पर है। उसने चक्रवाती तूफान दाना के कारण पैदा होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाज और प्लेन तैनात कर दिए हैं। तो वहीं एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन की 5 टीमें देर रात निकासी और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ राजधानी भुवनेश्वर से प्रभावित जिलों के लिए भी निकल चुकी हैं। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अगले 5 साल के लिए फिर से बहाल कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अगले 5 साल के लिए फिर से बहाल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे सिख समुदाय को उनके पवित्र स्थलों की यात्रा की सुविधा हमेशा प्रदान करती रहेगी। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन की मौत की पुष्टि की है। हाशिम की मौत के 19 दिन बाद इजरायली सेना ने यह खुलासा किया है। इजराइल की सेना ने कहा कि 4 अक्टूबर को हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग के प्रमुख हुसैन अली हाजिमा के साथ मारा गया है। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद का प्रमुख था और उसे नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। 4 अक्टूबर को इजराइल की सेना ने लेबनान के दहिया में स्थित हिजबुल्लाह के भूमिगत खुफिया मुख्यालय पर हमला किया था। उस वक्त हाशिम सफीउद्दीन समेत कुल 25 लोग मुख्यालय में मौजूद थे। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह ने मौत की पुष्टि नहीं की है। हाशिम सफीउद्दीन नसरुल्लाह का चचेरा भाई था। और आगे बढ़ते हुए बात खेल से जुड़ी खबरों की। भारत और जर्मनी के बीच 2 मैच की द्विपक्षीय सीरीज का पहला मुकाबला आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।
भारतीय टीम की नजर न सिर्फ इस सीरीज में जीत दर्ज करने पर होगी, बल्कि टीम की कोशिश जीत के साथ पेरिस ओलंपिक में मिली हार का हिसाब चुकता करने पर भी होगी। भारतीय टीम को पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी के हाथों 3-2 से मुकाबला गंवाना पड़ा था। भारतीय टीम के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है। डिफेंडर और ग्रेग फ्लिकर वरुण कुमार की वापसी से टीम मजबूत हुई है। तो वहीं टीम को हालांकि हार्दिक की कमी भी खलेगी। वहीं जर्मनी की टीम भी काफी मजबूत है और टीम में कई युवा खिलाड़ी भी हैं। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।